साइंस एक्टिविटी चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज पहली बार एक वीडियो हिंदी भाषा में हो रहा है, ज़्यादातर बंगाली में होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारा देश का छात्र शिक्षकों ने वीडियो देखे। और हमारा भी ऐसा एक जाने माने प्रोफेसर है जिनको सारा देश का छात्र शिक्षकों ने सुनना चाहेंगे, तो इसलिए हम लोग ये डिस्कशन हिंदी में ही करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है प्रोफेसर एच.सी. वर्मा सर, जिन्होंने आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट है। और आप जानते होंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जिन्होंने लिखा था एच.सी. वर्मा सर, आप सबको भी पता है। और भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से भूषित किया गया है सर को। और मैं बहुत आभारी हूँ कि सर समय निकाला और हमारा चैनल पे दिया, इसलिए बहुत धन्यवाद सर को। और सर ने जो किताब लिखा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसमें आप लोग देखे होंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है थॉट बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। लेकिन उससे बाहर सर का एक दुनिया है, जिस दुनिया में सर हमको सिखाता है फिजिक्स। और ये फिजिक्स कैसे लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंट के द्वारा होता है, मतलब परीक्षा निरीक्षक माध्यम में कैसे भौतिक विज्ञान सीखना है, वो बहुत अच्छा से सर का काम चल रहा है सारा देश में। बहुत सारा नेटवर्क भी हो गया अभी, तो इसलिए हम चैनल पे सर को सुनेंगे कैसे भौतिक विज्ञान पढ़ना है, कैसे भौतिक विज्ञान पढ़ना है। मतलब ये जो वीडियो हो रहा है वो छात्र शिक्षक सभी के लिए है, तो आप थोड़ा ध्यान में सुनेंगे। और मेरे चैनल पे समय देने के लिए सर को बहुत धन्यवाद और बहुत आभारित हूँ सर। नमस्ते। हम चर्चा करेंगे कैसे फिजिक्स पढ़ते हैं और कैसे फिजिक्स पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ाना भी चाहिए। मतलब जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट का कैसे पढ़ना है, ये पहले आप डिस्कस कीजिए। देखो, ऐसा है कि फिज़िक्स तो हम लोग तभी से पढ़ना शुरू कर देते हैं जब स्कूल जाना शुरू भी नहीं करते। क्योंकि फिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं? फिज़िक्स में लाइट पढ़ते हैं, फिज़िक्स में मोशन पढ़ते हैं, कुछ घूमने वाला चीज़ पढ़ते हैं, साउंड पढ़ते हैं, मैग्नेट पढ़ते हैं। तो ये बहुत सारा चीज़ जो है स्कूल में जाने के पहले बच्चे लोग सब समझ के रखे हुए हैं। सबको मालूम रहता है कि किसी चीज़ को अगर मूव कराना रहता है तो उस पर फोर्स लगाना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है, तभी मूव करता है। बहुत सारा चीज़ मालूम रहता है उसको। रोशनी के बारे में मालूम रहता है उसको, मिरर्स के बारे में मालूम रहता है। छोटा बच्चा भी अपना घर के अंदर में तो मिरर रहता है, तो उसको मालूम रहता है कि हाँ इमेज बनता है। तो फिज़िक्स की पढ़ाई जो है वो स्कूल से भी पहले शुरू हो जाती है। और हमेशा हम लोग हमेशा इस तरह से घिरे रहते हैं, फिज़िक्स से घिरे रहते हैं। किचन में जाएंगे, खाना बनाएंगे, खाना बनता हुआ देखेंगे तो वहाँ हीट का सारा चीज़, जितना चीज़ है वो हमें मालूम रहता है कि कैसे फ्लेम से कढ़ाई गर्म होती है, कैसे कढ़ाई से कढ़ाई के भीतर का चीज़ गर्म होती है। तो जितना तरह का थर्मल कंडक्टिविटी है, बहुत सारा चीज़ हम लोग को हमेशा मालूम रहता है। तब पढ़ने का, फिज़िक्स पढ़ने का है कि उन्हीं चीज़ों को जो हमको पहले से मालूम है, उन्हीं चीज़ों को थोड़ा एक लिस्ट कर देना है, एक कुछ उसका डिस्क्रिप्शन कर देना है, कुछ नाम रख देना है, कुछ डेफिनेशंस बना देना है। और जिस तरीके से चीज़ें होती हैं उनको कुछ मैथमेटिक्स के इक्वेशंस के में बता देना है। तो कहानी तो मालूम है, कहानी पहले से। अब कहानी को बोलना है, तो बोलने के लिए जो शब्द चाहिए, जो सेंटेंसेस चाहिए, वही तो पढ़ाई होती है। तो फिज़िक्स पढ़ने में अपने को, स्टूडेंट्स को ध्यान यही में रखना है कि जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, जो हम किताब में पढ़ रहे हैं, वो उसका डिस्क्रिप्शन है, वो उसका डिस्क्रिप्शन है। और जो असली फिज़िक्स है वो दुनिया में हो रही है, वो मेरे घर में हो रही है, वो मेरे खाना बनाने के किचन में हो रही है, वो मेरे स्पोर्ट्स ग्राउंड में हो रही है, वो मेरे सीढ़ी में हो रही है, वो मेरे हाट बाज़ार में हो रही है, सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है।
तो वो अगर दोनों चीज़ को मिला करके देखेंगे ना, जो हो रहा है, हम चलते हैं, हम हाथ से कोई चीज़ पकड़ते हैं, उठाते हैं, कभी कोई चीज़ फिसल जाती है, हाथ में से गिर जाती है, कभी हम जोर से पकड़ लेते हैं, कभी धीरे से पकड़ लेते हैं। तो वो दोनों को जब मिला के देखेंगे कि जो हम किताब में पढ़ रहे हैं और जो हो रहा है, वो दोनों का सब उसका आपस का संबंध जब हम ध्यान रखेंगे, कुछ हो रहा है तो हमें पता चला अच्छा ये हुआ। अगर रोटी फूल गई है उसके अंदर में तो हमें पता चला अच्छा अंदर में जो पानी ना, पहले उसका वेपर बन गया, तो गर्म होने से पानी का वेपर बन जाता है। ये किताब में पढ़े हैं और यहाँ हम देख रहे हैं अपने घर के अंदर में। फिर वो वेपर जो बन गया वो और गर्म होने से एक्सपैंड होता है, तो गैस को गर्म करते हैं तो एक्सपैंड होती है। तो जब रोटी बनते हुए देखें उस समय में अगर हमको ये सारा चीज़ याद आता है कि हाँ ये हम लोग ये पढ़ते हैं, तो फिर हमारा बिल्कुल मजबूत हो जाएगा फिजिक्स, कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन ऐसा इन्वायरमेंट हो गया कि फिजिक्स जो होता है बहुत गंभीर सब्जेक्ट है, उसके लिए ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद वो फिजिक्स में पढ़े, आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे होता है ना कि जिसको हम नहीं जानते हैं उसके बारे में बहुत बड़े बड़े ख्याल बना लेते हैं। अब मेरे बारे में लोग सोचते हैं अरे वो तो ऐसे है वैसे है, उनसे तो मिलना कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, तो लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है, सर से मिलना भी बहुत मुश्किल है, बात करना बहुत मुश्किल है, जब तक नहीं जानते हैं। और जब जानते हैं तो उनको लगता है कि नहीं मेरे ही जैसे हैं, जैसे हम हैं वैसे ही वो है। तो ऐसे ही चूँकि हम लोग फिज़िक्स को जब नहीं जानते हैं, उससे दोस्ती नहीं बनाए हैं, तो उसे डर लगता है, वो गंभीर विषय लगता है, लगता है कि अरे कितना चीज़ याद करें, क्या करें। लेकिन जब उसको जानना शुरू करेंगे तो कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं। आप जिसको नहीं जानते हैं एक बार देखें हैं, दूर से देखें हैं, कुछ कोई बताया मंच से कि ये फलाना जी हैं, इनका ये नाम है, इन्होंने ये किया वो किया, आप सुने, आप भूल जाएगा 2-4 दिन के अंदर में। लेकिन जिस दोस्त को आप जानते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ खेलते कूदते हैं, उसके लिए किसी को याद नहीं दिलाना पड़ता है। आपको सब मालूम है कि हाँ उसका पिताजी को क्या करते हैं, उसका भाई क्या करता है, उसके घर में क्या होता है, सब मालूम है आपको। तो फिजिक्स से दोस्ती कर लेंगे तो गंभीर नहीं रह जाएगा, फिर बहुत आसान हो जाएगा। आपको कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स जो है वो तो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, वो तो सबको जानना चाहिए। आप फिजिक्स ना पढ़ो तो भी जानना चाहिए, और मैथमेटिक्स जान लेंगे तो और आसान हो जाएगा। जिस तरीके से भाषा है ना, हम लोग भाषा में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, बंगला में बात करते हैं, तो वही है फिजिक्स का जो भाषा है वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स की भाषा में हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। तो भाषा लर्न कर लो, उसमें क्या बड़ी बात है। जैसे बंगला लर्न कर लिया, जैसे हिंदी लर्न कर लिया, इंग्लिश लर्न कर लिया, गणित भी लर्न कर लो, सब जगह काम आएगा। आपने अभी जैसे बोला कि हम 4-5 जो हो रहा है सब तो फिजिक्स हो रहा है, तो ये एक मेथड होता है कि सब कैसे हो रहा है वो पता करना एक मेथड होता है। लेकिन किताब जो होता है उससे पहले, जैसे कि पहले उसका एक बहुत बड़ा डेफिनेशन आ जाता है, उसके बाद में एग्जाम्पल देता है। जैसे कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट सबने देखा है, इसलिए न्यूटन को जानने की जरूरत नहीं है, न्यूटन का एप्पल का सोचना भी जरूरी नहीं है। कोई एक बॉल फेंकता है तो उसमें ही होता है। लेकिन जब आप न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ पढ़ा जाता है किताबों में, तब पहले वो नियम पता है, उसके बाद उसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसमें थोड़ी तो प्रॉब्लम हो, उसमें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हमारा काम है कि हम उसको अलग अलग नहीं समझें। हम पहले ही दिन से जान करके रखते हैं कि हाँ हमारा सारा चीज़ कैसे होता है वो हमको पता है, अच्छी तरह से पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है। जब हम किताब पढ़ें ठीक है, उसमें पहले ही लिखा हुआ है, लॉ लिखा हुआ है लंबा चौड़ा, उसके बाद फिर उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है आगे कुछ 2-4 उदाहरण दिया हुआ है। लेकिन ठीक है ना, जो टीचर हैं वो भी जब पढ़ा रहे हैं उनको भी ध्यान रखने का है, स्टूडेंट को भी ध्यान रखने का है कि जैसे ही उसने बोला कि फोर्स लगाओगे तभी मोशन होगा, फोर्स नहीं लगाओगे तो मोशन नहीं होगा, तो उसको याद करने के बजाय कि न्यूटन का पहला नियम ये कहता है, आप तुरंत कहो हाँ ये तो हमको पहले ही से मालूम है, फोर्स नहीं लगाते हैं तो जो किताब जहाँ पढ़ा रहता है वहाँ पढ़ा रहता है, और उसको हम उठाते हैं हाथ में लेते हैं तभी वहाँ से वो हिलता है। तो हाँ न्यूटन के नियम में कुछ खास बात नहीं है, यही बात है। तो ऐसे करके अगर आप पढ़ेंगे
तो वो अब फिर ठीक रहेगा। और शिक्षक को भी चाहिए कि न्यूटन लॉ पढ़ाने के पहले 2-4 बार पहले ही बोलते हैं कि आप ये देखते हो ना, ये देखते हो ना, ये देखते हो ना, लो इसका ये खाली रूल हो गया। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो एग्जाम्पल के बात आ रहा है, तो हम लोग एग्जाम्पल दिखाते हैं, इधर हो रहा है उधर है, लेकिन कोई खुद करे, मतलब लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंट, वो उसका असर कैसा होगा आपका हिसाब से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या है कि कुछ चीज़ें जो है होती ही रहती है, खाना बनता ही रहता है, प्रेशर कुकर में सीटी बजती ही रहती है, रोज़ बजती है, तो अपने आप होती है। उसमें से लर्न कर सकते हैं बहुत सारा चीज़, है ना, बहुत सारी चीज़ उसमें से लर्न कर सकते हैं। जैसे प्रेशर कुकर सीटी बजती है, उस समय में टक 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 वाइब्रेशंस वहाँ पे होते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, तो वहाँ से लर्न कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं कि हम उसी चीज़ को समझने, रूल को समझने के लिए और खुद से हाथ से क्रिएट कर सकते हैं, हम खुद तैयार कर सकते हैं। एक है कि कहीं घंटा बज रहा है और हम उसको देख रहे हैं, अच्छा घंटा बज रहा है, हाँ टन ने मारा घंटा बजा। दूसरा है कि हम खुद तैयार, अपना घंटा हम खुद तैयार कर रहे हैं। अच्छा लकड़ी को लकड़ी से मारेंगे तो क्या होगा, लकड़ी को लोहा से मारेंगे तो क्या होगा, लोहा को टीन से मारेंगे तो क्या होगा, फूंकेंगे तो क्या होगा। तो जो चीज़ हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन उसके अलावा हम जब अपनी तरफ से डिज़ाइन करते हैं उसी तरह का चीज़ का, तो चीज़ें भी और आसान हो जाती है, हमारे हाथ को भी कुछ काम करने की आदत हो जाती है, आनंद मिलता है। हमने बनाया का आनंद है कि हाँ हमने बनाया। छोटा छोटा चीज़ है ना, वो पत्ता ले करके और लोग उसको ऊपर से फूंकते हैं, उसमें से आवाज़ निकलता है, तो वो जो खुद से कर रहे हैं ना, वो तो पत्ता ले करके तो उसका हम ही को पुपनी बनाना पड़ेगा, तो वो करने से बहुत आनंद मिलता है। बाज़ार से आप खरीद करके बजा लो, वो भी कुछ हो सकता है, कुछ बेच रहा है उस तरह का चीज़ आप खरीद के बजा लो, और फिर आप एक पत्ता तोड़ो, फिर उसको उस तरह से लपेटो, फिर उसको बजाओ, तो उसका दूसरा ही आनंद है। इसलिए अपने को डिज़ाइन करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स खुद को डिज़ाइन करना चाहिए, उसको तोड़ के, जोड़ करके, मोड़ करके, ऐसा वैसा करके कुछ उसमें से कुछ निकालना चाहिए, कुछ रूल्स निकालना चाहिए। तो अभी एक्सपेरिमेंट का बात तो आ गई है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो पढ़ाते हैं हम लोग टीचर लोग देखते हैं कि स्टूडेंट दो तरफ हो गए। एक तरफ सोचता है कि वो पास करना जरूरी है, पास कर जाओ, और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं है। और एक भी है जो इसका समझ में आता है, अच्छा नंबर भी लाते हैं, फास्ट आता है, नीट एग्जाम में जाते भी हैं, लेकिन उसको भी लगता है टाइम नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट करना कितना टाइम कहाँ है। ये तो एक बाद में जो ग्रेजुएशन में और हायर स्टडी में जाते हैं तब पता चलता है कि वो प्रैक्टिकल वर्क के बाद कुछ नहीं किया है आगे। हाँ देखो, एक तो आगे का है, आगे अगर आप आगे पढ़ोगे, आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, ऊंची पढ़ाई पढ़ोगे, हायर क्लासेस पढ़ोगे, तो उस समय में आपको लगेगा कि उस पहले में अगर एक्सपेरिमेंट्स मैंने नहीं किए, एक्सपेरिमेंट्स नहीं देखे, एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन नहीं किए, तो वहाँ पे घाटा होने वाला है, वहाँ पर आसानी से फिर आगे की पढ़ाई नहीं होने वाली है। यहाँ ठीक है, आप अपना 10th क्लास के अंदर में या स्कूल के एग्जामिनेशन के अंदर में आप अच्छे नंबर लाने के लिए हो सकता है आप रटा करके अच्छे नंबर ले आओगे, लेकिन अंत में जब जहाँ पर आपको जाना है, हायर इंस्टीट्यूशंस में जाना है, बड़ी पढ़ाई करनी है, फिर आपको कहीं अपने प्रोफेशन व्यवसाय में जाना है, वो सब टाइम पर आपको लगेगा कि हाथ से जिसने काम किया है वो हमसे आगे है, और हाथ से जिसने काम नहीं किया है, खाली किताब में सिर्फ याद किया है, वो पीछे है। तो शुरुआत में आप स्कूल में अच्छे नंबर, ख़राब नंबर के लिए आप सोच सकते हो कि क्या ज़रूरत है ये सब एक्सपेरिमेंट करने का, तो इम्तहान में पूछा नहीं जाता है। लेकिन ये चीज़ है ना कि ज़िंदगी के लिए अगर आपको तैयारी करना है, हालांकि बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि आगे ज़िंदगी में क्या होगा, लेकिन ज़िंदगी के लिए अगर आपको तैयारी करना है तो फिर आपको अपना बैटरी हमेशा चार्ज रखना पड़ेगा, अपने में खूब ऊर्जा बना के रखना पड़ेगा। और अगर वो ऊर्जा हम नहीं बनाते हैं और काम करते जाते हैं, याद करते जाते हैं, बार बार 20 बार लिख लिख करके याद कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बैटरी में से ऊर्जा निकालते ही जा रहे हैं, उसको चार्ज कर नहीं रहे हैं। लेकिन इम्तहान के बाद छोड़ करके आधे घंटे 1 घंटे इम्तहान के बारे में बिना सोचे हुए अगर हम लर्निंग करते हैं, अगर हम कुछ सीखते हैं, इम्तहान के लिए नहीं सीख रहे हैं, हम अपने लिए सीख रहे हैं, तो वो 1 घंटे में बैटरी चार्ज हो गई, तो आगे 6 घंटे रटो ना, फिर
आगे 6 घंटा रह दो कोई बात नहीं है, लेकिन हम खाली रटते जा रहे हैं, याद ही करते जा रहे हैं, इम्तहान में लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, फिर इम्तहान अगला आ गया उसमें लिख रहे हैं, फिर अगला आ गया उसमें लिख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लगातार बैटरी से करंट अपना खींचते जा रहे हैं। उस समय तो चल मिल गया, करंट मिल गया, लेकिन वो बैटरी तो फिर डैमेज हो जाएगी ना लंबे समय में। वो तो और एक बात याद आ गई कि एक साइंस फेयर में गया था, साइंस सिटी के, कोलकाता साइंस सिटी के अंदर। तो उसमें जिस 2 तरह का स्टॉल होता था, एक पेटेंट वाला, एक बिना पेटेंट वाला। पेटेंट जिसका हो वो मॉडल एग्जीक्यूट हो रहा है, और जो मॉडल में पेटेंट नहीं है वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। उसका अंदर भी 2 कैटेगरी था पेटेंट वाला में, कि जिसका एकेडमिक डिग्री है और किसका एकेडमिक डिग्री नहीं है। देखा गया कि वो उसमें जिसका एकेडमिक डिग्री नहीं है वो उसका स्टॉल नंबर ज़्यादा है। जैसे कि लकड़ी से ऐसे कैसे एक रुई बना सकते हैं, ऐसा कुछ। और ज़्यादातर हम लोग देखा भी है, ज़्यादातर फार्मिंग में जो सब यूज होता है वो तो एकेडमिशियन ज़्यादा बाहर से ही आते हैं। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? सिलेबस का प्रॉब्लम है। बिल्कुल आपने बहुत सटीक उदाहरण दिया है कि जिसने खाली सिलेबस और परीक्षा पर ध्यान दिया वो नई चीज़ें नहीं डिज़ाइन कर पाता है, और डिज़ाइन करने का कोशिश करता है, ठीक है, करता भी है और होता भी है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि जिसने सिलेबस और इम्तहान के पचड़े में पढ़ाई नहीं किया उसने वो फ्री दिमाग से जब काम कर रहा है तो आपसे अच्छा मॉडल बना करके ला रहा है। हाँ, वो अपनी क्या वहाँ ज़रूरत है, क्या है, नेचर को देखा, उसके परिस्थिति को देखा, अपने से सोचा, अपने से कुछ डिज़ाइन किया, 2 बार 4 बार 8 बार ट्रायल एरर किया, एक अच्छा सा प्रोडक्ट लेकर के आया। एप्लीकेशन फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो इसी तरीके से आगे ज़िंदगी में भी बहुत तरह के जब सिचुएशंस आते हैं तो उन सिचुएशंस में अपना रास्ता निकालना है, अपना रास्ता खुद को निकालना है। किताब नहीं बता सकती है ना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत रंग बिरंगी है। किताब कितना रंग बताएगी, किताब कितना रंग बताएगी ज़िंदगी का? ज़िंदगी के रंग बहुत अनंत है। तो उसके लिए अपने माइंड को ट्रेन अप करना है कि हम एक नए सिचुएशन में अपने को नए ढंग से सोच सकते हैं, खुद से नया प्लान बना सकते हैं, खुद से उसमें से अपने सॉल्यूशंस खुद ढूंढ सकते हैं। कोई मुझे बताएगा तभी मैं कुछ करूँगा, वहाँ से आगे हट कर के मैं खुद से भी सोचूंगा, खुद से भी कुछ करूँगा। तो आप अपने को तैयार कर रहे हैं ज़िंदगी के लिए। तो इसलिए दोनों चीज़ का ध्यान रखना है। अपने को अच्छे नंबर भी चाहिए, अपने को जो किताब में चीज़ें लिखी हैं वो याद भी होनी चाहिए, समय पर जिस समय हमें ज़रूरत है, भले ही परीक्षा देने के समय भी ज़रूरत है तो उस समय भी याद रहना चाहिए। और हम खुद से अपने लिए जिस समय सीख रहे हैं, नंबर के लिए नहीं सीख रहे हैं, अपने लिए सीख रहे हैं। अगर हमने टाइम टेबल में बना लिया या भाई सप्ताह के अंदर में मैं 8 घंटे अपने लिए सीखूँगा और बाकी के 25-30 घंटे से किताब के लिए सीखूँगा, तो उस समय में भी आपको ज़रूरत है। तो जब मुझे ज़रूरत है उस समय मुझे चीज़ें याद भी होनी चाहिए। तो इम्तहान में भी अच्छे नंबर आएंगे जब याद रहेगा। लेकिन उन्हीं चीज़ों को जब हम अप्लाई करके और अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपने एक्सपेरिमेंट्स बनाएंगे, अपने डेटा कलेक्ट करेंगे, लिखेंगे, अपने लिए उसका ग्राफ खींचेंगे, अपने लिए सीखेंगे उसमें से, तो दोनों काम होंगे, नंबर भी आएंगे और हमारे हाथों में हुनर भी आएगा। और तो है कि जो प्रैक्टिकल है, आप तो बता रहे कि खुद डिजाइन कुछ करना चाहिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल है उसका भी मार्क्स है। हाँ, वो भी ठीक से नहीं हो रहा है। हाँ, जैसे कि उसका 70 में मिल रहा है 10 और 30 में मिल रहा है 27। ये आधी बात हो गई कि थ्योरी उसका अच्छा नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है। इनमें खैर वो तो सब लोग जानते हैं कि जो स्कूल्स होते हैं, जो बोर्ड्स होते हैं, वो पब्लिक के अंदर में ये बताना चाहते हैं कि मेरे बोर्ड में आओगे तो बहुत सारे नंबर मिलेंगे। हाँ, सभी इस बारे में आप थोड़ा बताइए, क्योंकि हम लोग जो चैनल के जो ऑडियंस है उसमें बहुत सारे टीचर्स हैं, टीचर्स भी हैं, जी सुनते हैं। आप थोड़ा कुछ बताइए कि ये चेंज होना चाहिए, कुछ तो चेंज होना चाहिए। बोर्ड का नियम हो तो पॉलिसी होता है, वो इजीली चेंज नहीं होता है। हाँ, तो क्या है कि बोर्ड है, फिर हमारा स्कूल भी है, इतना सारा स्कूल है, हम भी एक स्कूल चलाते हैं। अब हम चाहेंगे कि पब्लिक में यही इमेज बने कि इस स्कूल के बच्चे अच्छा करते हैं,
इस स्कूल के बच्चों को ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो इसलिए जो स्कूल के हाथ में रहता है, एक्सपेरिमेंट्स के जो नंबर होते हैं वो ज़्यादातर स्कूल के हाथ में रहते हैं। जो एक्सटर्नल भी आया वो भी आया तो जो यहाँ के लोग हैं, अपने इंटरनल लोग हैं, उनसे बातचीत सलाह करके ही चीज़ें होती हैं। तो उसमें भाई जितना हम नंबर दे सकते दे दो, 30 में 27 दे दो, 28 दे दो, भले ही उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करने आता है। तो इससे करने से एक फेक, एक जो है नहीं वैसा और ज़बरदस्ती का भ्रम हम अपने लिए उत्पन्न कर रहे हैं कि हाँ हमको फर्स्ट डिवीज़न आ गया, हमको इतने नंबर आ गए, हमको 70 नंबर आ गए, 100 के अंदर में 75 में डिस्टिंक्शन आ गया। नंबर जो कागज़ पे लिखा रहता है ना, वो बहुत दूर तक साथ नहीं देता है। वो नंबर बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, दूर तक कोई साथ नहीं है उसका। चाहे उस पर 60 लिखा हो आपके अंक पत्र के ऊपर, चाहे 70 लिखा हो या 40 लिखा हो, वो दूर तक साथ नहीं देता, थोड़ी दूर तक देता है वो। तो ये जो आर्टिफिशियल है, बैंक में बैलेंस है नहीं और क्रेडिट कार्ड में से जाकर के खरीदारी कर रहे हैं। बैंक में बैलेंस है नहीं, क्रेडिट कार्ड में से जाकर खरीदारी करके वहाँ महंगा महंगा सामान ला रहे हैं घर के अंदर में और सोच रहे हैं हाँ चलो धीरे धीरे करके बहुत साल के अंदर में हम चुका लेंगे। वैसे नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। अपने बैंक में बैलेंस बना के रखना है, तब खरीदारी करना है। वो स्कूल ऐसे ही सोच रहा है जैसा कि सोच रहा है कि हमारा स्कूल का रिजल्ट अच्छा हो रहा है, लेकिन बाद में तो स्टूडेंट का ही तो नुकसान हो रहा है। तो स्टूडेंट्स को भी सोचना चाहिए, पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। टीचर्स के ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी है, टीचर्स के ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी है। स्टूडेंट का भविष्य बनाने के लिए टीचर है, उसको नंबर दिलाने के लिए टीचर नहीं है। तो भविष्य बनाने के साथ में नंबर भी मिल जाना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अगर अपने से करेंगे, अपने से चीज़ें सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स खुद से करेंगे जाकर, एटलीस्ट सिलेबस में जितना एक्सपेरिमेंट्स लिखा हुआ है वो तो करेंगे ही करेंगे, और करके तब 30 में हम 30 से नंबर लेकर के आएंगे। बिना कि वो 27 लाने से और 28 लाने से और 30 लाने से कोई मतलब नहीं है, उससे फ़ायदा नहीं है। वो झूठा बैंक बैलेंस आपको लग रहा है कि आपके पास है नहीं, वो खाली क्रेडिट का लिमिट दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए सभी को एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। हाथ से काम करना पड़ता है ना, एक तो हाथ से काम करना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है अरे ये नहीं हुआ, यहाँ पर तो बोला था किताब में लिखा था कि इतना करंट बहेगा, इतना नहीं बहा कि उतना बहा, तो कहाँ गड़बड़ हुआ। तो गड़बड़ी को खोजने का भी आदत पड़ता है। अच्छा यहाँ पे ढीला रह गया पेच मेरा, इसके कारण से गड़बड़ हो रहा है। तो वो जो चीज़ें सीखते हैं एक्सपेरिमेंट करने से, वो हमेशा पूरी ज़िंदगी साथ देता है। और ये नंबर जो है वो थोड़ी देर की खुशी देते हैं, ये सिर्फ थोड़ी देर की खुशी देते हैं, उसका उससे कोई मतलब नहीं रहता। बहुत सही बात है, सही मतलब सही गलत का बात नहीं है, होना चाहिए स्कूल ऐसा। लेकिन हम लोग टीचर का एक प्रॉब्लम आ जाएगा, आता है इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करे, उसके बाद एक्सपेरिमेंट कब कराए, ये तो और मोटिवेशनल कोई साइंस फेयर कुछ, ये भी तो एक्स्ट्रा हेडेक हो जाता है। तो इस बारे में आपका कैसे ख्याल है? मतलब हाँ, तो क्या है ना कि सिलेबस ख़त्म करना, ये मेरे को कभी समझ में नहीं आया कि लोग क्या बोलते हैं सिलेबस ख़त्म करना। अगर हमने जाके स्कूल के अंदर में ये वाला चैप्टर बाँच दिया, उसके बाद वो वाला बाँच दिया, उसके बाद वो वाला बाँच दिया, पढ़ दिया, रीडिंग दे और बोल दिया होगा सिलेबस ख़त्म। सिलेबस पढ़ाने का मतलब है हमारे बच्चे में उस विषय का, वो जो टॉपिक है उस टॉपिक का नॉलेज पूरी तरह से समझ में आया, वो बच्चा अब उसको दूसरे को समझा सकता है। तब तो हमने उसको वो वाला सिलेबस, वो वाला टॉपिक पढ़ा दिया, और हमने पढ़ाया उसको समझ में आया नहीं, तो क्या सिलेबस ख़त्म हुआ? हमने सब पढ़ा दिया, पूरा एक चैप्टर से लेकर के और अंतिम चैप्टर तक सब पढ़ा दिया, और उसको एक भी समझ में नहीं आया। क्या पढ़ाया? कुछ भी नहीं पढ़ाया, सिलेबस ख़त्म हो गया। और अगर आप पढ़ाने जाते हो और उसको समझाने जाते हो तो आप बोलोगे अरे भाई हमको तो 8 महीना में इतना पूरा किताब ख़त्म करना था, और हम तो 2 ही चैप्टर किए, हम तो 8 चैप्टर था किताब में, हम तो 6 ही चैप्टर कर पाए, हम तो 5 ही चैप्टर कर, कैसे इतना सारा टाइम लगाएंगे? अरे नहीं लगाओगे, कैसे लगाओगे वो एक समस्या, लेकिन अगर नहीं लगाओगे और खट 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 करे अपना सिलेबस ख़त्म करोगे, तो वो सिलेबस ख़त्म करने का क्या फ़ायदा हुआ?
क्या फ़ायदा कहाँ हुआ? थोड़ा सा तो क्या फ़ायदा हुआ? आपने पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया, क्या फ़ायदा हुआ? ज़ीरो। और आपने 5 ही चैप्टर पढ़ाया, लेकिन वो 5 चैप्टर उसको समझ में आया तो कुछ तो पता चला ना कि हाँ ये चीज़ सीख लिया इसने, वो चीज़ सीख लिया उसने। यहाँ कुछ भी नहीं सीखा और इसीलिए उसको रट रहा है, इसीलिए उसको क्रैमिंग करना पड़ रहा है। जिस चीज़ को समझ लेते हैं उसके लिए क्रैमिंग करने का ज़रूरत नहीं रहता है और वो भूलता नहीं। जिस चीज़ को आपने समझ लिया है ना वो चीज़ भूलती नहीं, और जिसको नहीं समझे हुए याद किए हैं, आज याद किए हैं, परसों भूल जाइएगा। तो सिलेबस ख़त्म करने का कोई मतलब नहीं है। आप सिलेबस ख़त्म करने का फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है, वो तो फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी आप कभी भी कर दो। तो हमें क्या करना चाहिए, शिक्षकों को क्या करना चाहिए? सिलेबस भी ख़त्म करना है, नहीं तो मेरे प्रिंसिपल बताएंगे ये क्या कर रहे हो, ये चैप्टर भी पूरा नहीं पढ़ा पाते हो। और बच्चे में अगर स्किल नहीं डेवलप हुआ है तो मैंने अपना काम नहीं किया है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें स्किल डेवलप करना है। तो कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? अभी क्या हो रहा है, मेरे सिलेबस में 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में एक भी चैप्टर के साथ हम जस्टिस नहीं कर रहे। ओके, सबके 10 के साथ हम इनजस्टिस कर रहे हैं। अब आप क्या करो, आप 6 चैप्टर के साथ जस्टिस करो। तो 6 चैप्टर आपने थोड़ा ज़्यादा समय लगा करके, अच्छी तरीके से करके, साथ में एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन करके, बच्चों से कुछ बनवा करके, उनसे कुछ करवा करके 6 चैप्टर आपने, अगर मान लो आपको 8 महीना मिलता है 10 चैप्टर के लिए, तो आपने 6 चैप्टर के अंदर में आपको अगर वैसे मिलता, मान लो 6 महीना मिलता है, तो आप उसी जगह लगा दो, थोड़ा ज़्यादा लगा। बाकी के 4 चैप्टर के साथ आप करो ना अन्याय, उनको एक दिन में बोलो आज ये चैप्टर ख़त्म, कल दूसरा, तीसरा, चौथा, तो क्या हुआ? सिलेबस ख़त्म हो गया। वो 4 चैप्टर नहीं समझ में आया लोगों को, अरे वैसे तो 10 चैप्टर नहीं समझ में आया था, अब तो 4 ही चैप्टर नहीं समझ में आना है, तो फ़ायदा हुआ ना। तो कुछ आप उसको टाइम को मैनेज कीजिए, आप टाइम को मैनेज कीजिए, आप अपने सिलेबस में एकदम अच्छे से चलिए और पहले से प्लान करके चलिए कि हम इसमें अधिक समय लगाएंगे, इसमें हम अधिक से एवरेज से ज़्यादा समय लगाएंगे, और उसमें हम एवरेज से कम समय लगाएंगे, क्योंकि एवरेज से काम नहीं चल रहा है। अभी जो हम एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इतना चीज़ पढ़ाना है, मेरे पास में इतने क्लासेस मिलेंगे, इतने लेक्चर्स मिलेंगे, तो उसको हम पूरा बांट लेते हैं कि इसमें 2 लेक्चर में करना है, इसमें 1 लेक्चर में करना है, इसमें 3 लेक्चर में करना है। वो एक एवरेज रेट हम बना लेते हैं, उसी के साथ चलते हैं। किताब ख़त्म हो जाती है, सिलेबस ख़त्म हो जाता है, एक भी चैप्टर समझ में आता नहीं है, तो आप उसका एक कर लीजिए, 50% कर लीजिए। आप 50% भी कर लीजिएगा तो भी मुझे तकलीफ नहीं है। आप आधा सिलेबस कह दीजिए कि हाँ आधा सिलेबस है, उसको हम 3/4 टाइम उसके लिए दे देंगे, और बाकी आधे को 1/4 में ख़त्म करेंगे। हाँ, सिलेबस के हिसाब में भी हो जाता है, चैप्टर का टाइप क्या है। हाँ, दूसरी चीज़ क्या है, बच्चों को किताब से पढ़ के समझ में आने का अभ्यास होना चाहिए। टीचर नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन किताब सामने में है, किताब में लिखा हुआ है, तो मैं किताब को पढ़ के समझ लूँगा, इतनी मेरे में क्षमता होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी मतलब ये नहीं सेल्फ स्टडी का कि जो क्लास में पढ़ाई हो गया उसको घर में आ करके उसके लिए सेल्फ स्टडी का 1 घंटे हमने रखा हुआ है कि दूसरे लोग कोई नहीं परेशान करेंगे, सब हम अपने खुद से टेबल पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। हाँ, वो वाला सेल्फ स्टडी नहीं। सेल्फ स्टडी का मतलब है कि मेरे को टीचर ने नहीं पढ़ाया है, लेकिन किताब मेरे पास है, मैं खुद से पढ़ूंगा। किताब में भी तो लिखा ही रहता है ना, समझा समझा करके। हाँ, वो तो है। किताब, आखिर कोई किताब लिखता है तो अपनी तरफ से समझा समझा करके लिखता है, उदाहरण देता है, ये करता है वो। तो मैं उसको पढ़ करके क्यों नहीं समझ सकता हूँ? कहानी का किताब रहता है, उपन्यास का किताब रहता है, नाटक का किताब रहता है, वो तो मैं पढ़ के समझ लेता हूँ। उसके लिए तो कोई हमको पढ़ाने का वाला जरूरी नहीं है कि कोई हमको आकर के पढ़ाएगा। एक बढ़िया कहानी है, एकदम सुंदर, एकदम मज़ा आ रहा है, तो पूरा खुद से पढ़ के समझ लेते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये कैरेक्टर था, अच्छा ये भालू था, ये था, ये आदमी था, ये इसको ऐसा बोला है, वो ये किया, वो किया, पूरा कहानी हम खुद से समझ लेते हैं ना। हम सिनेमा देखने के लिए जाते हैं तो कोई हमको समझाता है कि क्या हो रहा है, और हम बोल सकते हैं कि पहले कोई बता दिया तो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। तो सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि हम खुद से पढ़ सकते हैं, और ये अभ्यास अगर आपने डाल दिया ना, तो जो चैप्टर आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो, 2-3-4 चैप्टर,
वो बच्चे लोग खुद से पढ़ लेगा तो 10 चैप्टर के साथ न्याय होने वाला है। हाँ, आप कुछ चैप्टर्स को इतनी अच्छे ढंग से आपने उसको रखा, साथ में एक्सपेरिमेंट्स भी किया, बच्चों से कुछ काम भी करवाया, प्रश्न पूछे, उनको प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया। ज़रूरत से ज़्यादा समय लग रहा है, क्लासरूम में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन उनको ट्रेनिंग हो रही है सोचने की। तो एक बार सोचने का ट्रेनिंग अगर माइंड को उनको आप दे दिए तो आप जो नहीं भी पढ़ा रहे हैं अच्छे प्रकार से और जल्दीबाजी में सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं, वो बच्चा खुद से पढ़ लेगा वो और समझ लेगा। तो आप पूरे जस्टिस कीजिएगा। और अभी जो न्यूमेरिकल के बाद आ रहा है आपका जो किताब है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, मेरे ख्याल से किताब है इसलिए एनालिटिकल और रीजनिंग जेनरेट होगा। लेकिन कुछ 10 साल पहले ढूंढते ढूंढते एक दिन वो सॉल्यूशन का भी पीडीएफ मिल गया कहाँ से। तो मैंने सोचा कि सॉल्यूशन मिल गया तो सेंड नहीं किया होगा, लेकिन पता नहीं कौन किया, आपने होगा नहीं तो मैंने और आपके बारे में जितना पता है मैंने यही सोचा है कि आपने नहीं आंसर बनाएंगे। बिल्कुल नहीं। तो उस टाइम मैं ट्यूशन पढ़ाता था। इस टाइम ऐसा हुआ कि जो पढ़ने आता था वो पहले करके लेके आता, इसी बाबा की किताब से जो सॉल्व करके दिखा रहा है मैंने कर लिया, बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, लेकिन उसको पीडीएफ पता होगा कहाँ से। मतलब आप जिस उद्देश्य में वो किताब लिखे, मतलब एनालिटिकल क्लास जेड हो वो रहे नहीं, और याद करके और एग्जाम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इस बारे में थोड़ा आप बताइए कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करें। नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोई अलग से टेक्निक नहीं है। आप चैप्टर पहले अच्छी तरह से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, चैप्टर को पहले पढ़ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए, खुद से पढ़ के समझ लीजिए। क्लास में जो पढ़ाई हो गया वो तो हो गया, उसके बाद उसको खुद से उसका पूरा पढ़िए, कहानी पढ़िए, उसमें जो बना हुआ सवाल सब रहता है वो सबको देखिए, ये सब करिए। उसके बाद आप न्यूमेरिकल बनाने पे उतरेंगे। तो जब बनाने पे उतरेंगे कुछ सवाल आपसे आसानी से बन जाएंगे, कुछ नहीं बनेंगे। तो जब नहीं बनेंगे, और ख़ास करके मेरी किताब में तो होगा ही ऐसा कि नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनते हैं वो सवाल? इसलिए कि जब चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय कुछ बात स्किप हो गया था, दिमाग उस पर गया नहीं था। पढ़ तो लिए लेकिन वो गया नहीं, रजिस्टर नहीं हुआ दिमाग के अंदर में। तो वो हमें अभी ध्यान पर नहीं है दिमाग के अंदर में। न्यूमेरिकल बनाने में उसका ज़रूरत है, तो वो नहीं बन रहा है न्यूमेरिकल। तो क्या करना है, फिर से वापस जाना है टेक्स्ट में ना, वापस जाना है टेक्स्ट में, जहाँ पर वो जो सवाल है उसका वाला जो सेक्शन है, फिर से एक बार उसको पढ़ना है। तो आपको ध्यान आएगा, अच्छा ये चीज़ छूट गया मेरा। तो सवाल दिए ही जाते हैं इसीलिए कि वो ना बने, और जब नहीं बनेंगे तो आप उसके ऊपर सोचोगे कि क्यों नहीं बना, क्या छूटा मुझसे। तो उसका खोजबीन करोगे तो पता चलेगा अच्छा पढ़ते समय ये बात तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था, तो वो भी ध्यान पर आ जाएगा। तो अब न्यूमेरिकल नहीं बने तो एकदम चिंता नहीं कीजिए कि बहुत हार्ड है और ये है। वो तो आपके लिए एक अवसर है कि जो चीज़ आपको नाम है कॉन्सेप्ट, हाँ, जो आपको नहीं कॉन्सेप्ट वहाँ से उस समय में आप पढ़ते समय में छूट गया था, वो न्यूमेरिकल बनाते समय में आपको ज़रूरत पड़ गई है, तो आप फिर से उसको ढूंढ ढांड करके अपने को सीखोगे। तो इसी से तो न्यूमेरिकल बनाने में कोई झंझट का बात नहीं है। और नहीं बने तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, हाँ छोड़ दो, आगे बढ़ो। 2-4-5 दिन के बाद फिर से बनाओगे तो बन जाएगा, ऐसा है। तो ये एक्सपेरिमेंट का बात हो रहा है, आपने वो एक चेन हो गया आपका देश में, नेस्ट का एग्जाम के थ्रू जी, नेशनल 19 का एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट। तो आप थोड़ा बताइए, स्टूडेंट है कैसे मतलब सर ले, वो तो वेबसाइट में ज़्यादा कुछ मिल जाएंगे। हाँ, वो एक एनुअल परीक्षा है हम लोग का, नेशनल कंपटीशन है, नेशनल लेवल पे, पूरे इंडिया लेवल पे, क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए और फिर BSc MSc के स्टूडेंट्स के लिए। और मूल बात ये है कि अपने हाथ से हम कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं कि नहीं, या हमें कोई दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल सेटअप और कुछ लिख के दिया हुआ है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो हम उसको पढ़ के समझ करके और कर सकते हैं कि नहीं। उसी का वो कॉम्पिटिशन है, हर साल हम लोग का होता है। इस साल का भी हो रहा है, तो जो जितने को भाग लेना था ले लिए, है ना। 27 जून तक उसका रजिस्ट्रेशन होना था, हो गया। अब परीक्षा शुरू हो गई है उसकी, लोग उसमें बैठ रहे हैं और चीज़ें बना रहे हैं। हम लोग उस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करने का आदत डालना है, उसके लिए कंपटीशन है।
और कुछ कुछ प्राइजेज वगैरह भी होते हैं जब कोई कंपटीशन होता है तो जैसे हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 to 12 के, उसमें जो पूरे नेशनल टॉपर्स होते हैं 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो उनको कुछ प्राइजेज हैं, कैश मनी है, और उसके बाद उनको 4 साल के लिए 50,000 रुपये प्रति वर्ष इतने का स्कॉलरशिप है। बहुत अच्छा। हाँ, उतने का स्कॉलरशिप है। वो अपने स्कूल का फ़ीस दें, कॉलेज का फ़ीस दें, जो कहीं एडमिशन लिए हैं तो वहाँ जाएं, 12वीं क्लास पास करके किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में गए हैं वहाँ फ़ीस देना है, या किसी मेडिकल कॉलेज में गए हैं या और कुछ कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ फ़ीस देना है। तो फ़ीस है, किताब कॉपी ख़रीदना है, एकेडमिक्स रिलेटेड जो खर्चे हैं उसको 4 साल तक, 1 साल अगर आपने नेस्ट के अंदर में नेशनल टॉप में आए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 4 साल तक वो 50,000 रुपये का स्कॉलरशिप चलता रहेगा। आप इस्तेमाल कीजिए, हमें यहाँ पर उसका भेजिए रिसिप्ट। और ऑनलाइन होता है ना ऑफलाइन होता है, मतलब रीजनल में एक होगा शायद। वो ये जो कंपटीशन है वो पहला चरण तो ऑफलाइन, कुछ लोग ऑफलाइन भी करते हैं और कुछ लोग ऑनलाइन करते हैं। तो अभी तो ऑनलाइन वाला इस समय में चल रहा है, और कहीं कहीं पर ऑफलाइन भी लोग करते हैं, इसलिए सब जगह नहीं करते। पूरे देश में ऑफलाइन नहीं होता है, कहीं कहीं पर होता है, कुछ कुछ जगह पर, और ऑनलाइन सभी जगह होता है। पूरे देश में कहीं से भी आप रजिस्टर करके और ऑनलाइन कर सकते हैं। मतलब पहले शुरुआत में आने का झंझट नहीं है। हाँ। कुछ सोचते हैं कि जाना पड़ेगा तो पड़ेगा शब्द तो अच्छा नहीं है, जाने को मिलेगा ऐसा बोलिए। अच्छा होता है ना, ऐसे भी होता है। हम लोग तो टीचर स्कूल में बोलता है कि पेरेंट्स बोलता है कि कहाँ जाना है, कोलकाता, वो तो 50 किलोमीटर ऐसे बोलता है, कहाँ जाएंगे, छोड़ो स्कूल में होगा तो देखा जाएगा। तो वो कानपुर बोलेंगे तो बोले कानपुर है, वो छोड़ नहीं है। लेकिन जो इंटरेस्ट, जो मोटिवेटेड पीपल है वो तो सोचेगा कि अपॉर्चुनिटी है मिलने की। और इधर जो टीम है, हमने भी आज सोपान आश्रम में ही है, तो इधर बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल, जो क्या बोलता है, एक्सपेरिमेंटल हब बोल सकते हैं आप। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है, और एक आश्रम जो जहाँ विज्ञान का चर्चा होता है। मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसा कोई आश्रम नहीं है जहाँ विज्ञान की ऐसा चर्चा ही होता है। तो इसलिए मैंने भी आया था, बहुत अच्छा लगा। और ये एक इंटरव्यू तो लग रहा है, लेकिन इंटरव्यू नहीं है। आप लोग ख्याल करेंगे इसको, देख रहे थे सर को, सुन रहे थे, तो एक्चुअली इंटरव्यू लेने का काबिल भी नहीं हूँ। तो एक डिस्कशन था सबके लिए, जो बाहर जो देख रहा है वो कुछ समझे, कुछ सोचे। आशुत तो हो गई। और हम लोग सोचते हैं कि धीरे धीरे जो विज्ञान का हम लोग कार्यक्रम है, जैसे कि हमारा चैनल है, चैनल पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता है, कैसे घर में बनाएंगे ऐसे एक्सपेरिमेंट होता है। तो बहुत स्टूडेंट भी करता है, कोई करते नहीं है, लेकिन दिन दिन बढ़ रहा है, ये भी अच्छी की बात है। तो आपका जो टाइम है, बहुत धन्यवाद आपको। और आगे भी आपको थोड़ा कुछ लेके आएंगे। जरूर। नमस्ते।